नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्रस्तुत हूँ आज मैं आपके लिए लेकर कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक का पाठ एक कहानी यह भी लेकर के। इस पाठ की लेखिका हैं मनु भंडारी जी और इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन को एक आत्मकथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में मनु भंडारी द्वारा रचित आत्मकथ्य है जिसमें आत्मपरक शैली का प्रयोग किया गया है। लेखिका ने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है। लेखिका के जीवन में जो लोग बहुत खास रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व पर, लेखिका के जीवन पर पड़ा है, उनका वर्णन इस पाठ में इन्होंने किया है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का भी वर्णन किया है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप बहुत ही प्रशंसनीय है। तो जानेंगे पाठ के बारे में, उससे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। तो आधुनिक कथा साहित्य की जानी मानी लेखिका मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर गांव में हुआ था। अजमेर से इंटर पास कर इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया और वर्ष 15 नवंबर 2021 में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों की पटकथा लेखिका के रूप में भी कार्य किया है। व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व उत्तर प्रदेश हिंदू संस्थान के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार मनु भंडारी हिंदी साहित्य में जानी मानी लेखिकाओं में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने लेखन क्षेत्र में न सिर्फ कहानी, उपन्यास बल्कि अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो अब जानते हैं पाठ के बारे में, समझते हैं कि शुरुआत होती है लेखिका के जन्म से। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। तो लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुरा, जिला मंदसौर के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से जुड़ी बहुत सी बातों को याद किया है। लेखिका का जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उसके बाद इनके पिताजी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में जाकर के बस गए। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में वो जाकर के रहने लगे। अजमेर के इसी 2 मंजिला मकान में ऊपरी तल पर उनके पिताजी अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं, अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। बहुत रूखा सा स्वभाव हो गया था पिताजी का, बहुत डांट डपट करते थे, सबको शक करते रहते थे। इस प्रकार ऊपर की मंजिल में, अजमेर जाकर के ऊपर की मंजिल में सिर्फ पिताजी का साम्राज्य था। हर तरफ उनकी किताबें, उनकी पत्रिकाएं, पुस्तकें, अखबार फैले रहते थे और नहीं तो बच्चों को पकड़कर उनको डिक्टेशन ही दे दिया करते थे। नीचे के कमरों में उनकी माँ, भाई और बहन आदि रहते थे। अब लेखिका बताती है कि हमारी माँ जो है वो सवेरे से शाम तक सभी की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहती थी। लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। व्यक्तित्व विहीन कहने से लेखिका का तात्पर्य है कि उन्होंने कभी अपने व्यक्तित्व को पहचाना ही नहीं, कभी उन्होंने अपनी इच्छा को जाना ही नहीं कि उनकी भी कोई इच्छा हो सकती है। पूरा जीवन अपने पति और अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। उसके बाद लेखिका बताती है पिता के अतीत के बारे में, यानी अजमेर आने से पहले जब पिताजी इंदौर में थे, जब नौकरी करते थे, उस समय का उनका अतीत कैसा था। उस समय के बारे में लेखिका ने भी केवल सुना है,
उसने अपने पिता को तो जानना तब सीखा जब वो अजमेर आ गए और तब उनके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ गया था। तो पहले हम ये समझते हैं कि पिताजी का अतीत क्या था। तो लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था। एक अध्यापक के रूप में वो कार्य करते थे और अनेक राजनैतिक और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर भी पढ़ाया है, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गए। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है। उनकी दरिया दिली के चर्चे भी खूब होते थे। एक ओर वे बहुत कोमल और संवेदनशील तथा दूसरी ओर वे बहुत ही क्रोधी और अहंवादी व्यक्ति थे। जब तक वो इंदौर में थे, जब तक वो अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे थे, राजनीति में भी उनकी बहुत रुचि थी। राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी में बहुत रुचि उनकी रही और उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कार्यों में वो जुड़े रहते थे। दूसरों की सेवा करना और दूसरों पर दया करना और मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना, ये सारे कार्य वो करते रहते थे। बहुत कोमल हृदयी और संवेदनशील व्यक्ति थे जब तक वो इंदौर में थे। और फिर जब वो अजमेर आए तब उनके व्यक्तित्व में अचानक परिवर्तन हुआ। तो वो संवेदनशील कोमल हृदय व्यक्ति अब क्रोधी और अहंवादी बन गया। तो अजमेर में आकर उनका वर्तमान था। उनका वर्तमान क्या था, बात करते हैं। ये तो अभी तक हमने इंदौर में जो सुना वो था उनका अतीत पिताजी का। अब उनका वर्तमान क्या था। लेखिका ने स्वीकार किया है कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे। जी हाँ, उनके ही मित्रों ने, उनके ही साथी गणों ने धोखाधड़ी से विश्वासघात करके उनको किसी आरोप में फंसा दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी नौकरी गई बल्कि जो भी जमा जोड़ा पैसा था वो भी उसमें लग गया। तो उस धोखाधड़ी के कारण पिताजी का जो व्यवहार था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो अचानक से परिवर्तित हो गया। वो चिड़चिड़े, क्रोधी स्वभाव के, अहंवादी, दूसरों पर शक करने वाले, अब उनका व्यक्तित्व ऐसा हो गया था। अब अजमेर आ गए और केवल अपने बलबूते पर उन्होंने अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया। इस शब्दकोश को बनाने से उनको प्रसिद्धि तो बहुत मिली, लेकिन उनकी आर्थिक परेशानी दूर नहीं हुई, यानी उनको इससे धन की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो इंदौर में जब रहते थे तब तो वो नवाबों की तरह रहने के आदी थे, सारे ऐशो आराम थे। और अब जब अजमेर आ गए तो उनकी नौकरी भी चली गई और अब तंगी के दिन आ गए थे बहुत। इस वजह से भी उनका जो स्वभाव था वो चिड़चिड़ा सा हो गया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में धीरे धीरे बदलती चली गई। किंतु उनका अहम इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को आर्थिक विवशता के विषय में बताए। तो उस विषय में तो बच्चों को नहीं बता पाते थे, लेकिन उनकी चिड़चिड़ाहट, उनका शक्की स्वभाव कभी कभी इस कदर बढ़ जाता था कि वो अपने बच्चों पर भी शक करने लगते थे। अब लेखिका के पिताजी का जो व्यक्तित्व था उसका असर लेखिका के ऊपर भी पड़ा। कैसे पड़ा, देखिए। लेखिका को ये प्रतीत होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया। लेखिका का रंग काला था तथा बचपन से वे दुबली और मरियल सी थी। उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था और यही कारण था कि परिवार में लेखिका से 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ, सुशील, हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में लेखिका की तुलना की जाती थी। हर बात में सुशीला को ही अच्छा बताया जाता था, उसी की तारीफ की जाती थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी आगे चलकर लेखिका इतनी बड़ी लेखिका बनी, इतनी उपलब्धियां, इतने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भी
जब उनकी लेखकीय उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती थी, किसी कार्यक्रम में लेखिका को बुलाया जाता था और उनकी उपलब्धियों का गुणगान किया जाता था, तो लेखिका संकोच से सिमटने और गड़ने लगती थी। अपनी ही उपलब्धियों पर लेखिका विश्वास नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगने लगता था कि ये सब तो शायद तुक्के से हो गया है, क्योंकि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो काली हूँ। जो हीन भावना बचपन में उनके मन में भर गई थी, वो अब इतनी बड़ी लेखिका बनने के बाद भी मन से नहीं निकल पाई। अपनी उपलब्धियों पर वो खुद ही यकीन नहीं कर पाती थी। अब बात करते हैं कि पिता से विपरीत स्वभाव वाली माँ। लेखिका की जो माँ थी, उनका स्वभाव बिल्कुल पिता से विपरीत था। इनकी माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था। वे एक अनपढ़ महिला थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को हर घर के कामों में व्यस्त रखती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की माँ धरती से अधिक धैर्य, अधिक सहन शक्ति लेकर आई थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती, अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहां तक हो सका दिया ही दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहनों का लगाव तो माँ के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपना आदर्श के रूप में स्वीकार न कर सकी, क्योंकि लेखिका को ऐसा जीवन नहीं चाहिए था। वो ऐसे चुप रहकर, दबी रहकर, अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर अपना जीवन नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए उनकी माँ का जो जीवन था, उनका जो स्वभाव था, वो लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सका। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं यहाँ पितृगाथा नहीं गाऊंगी, ना ही मैं माँ बाप के बारे में ही केवल गाती रहूंगी। अब वो लेखिका अपने पर लौटती है। बताती है कि लेखिका अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहनों के बारे में बताती है। तो कहती है कि हम 5 भाई बहन थे और लेखिका केवल 7 साल की थी जब उसकी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी। तो उस समय का तो लेखिका को बहुत धुंधला धुंधला सा ही याद है कि जब उसकी बहन की शादी हुई थी। फिर उससे 2 साल बड़ी बहन जो सुशीला थी, उसके साथ उसने कई प्रकार के खेल खेले थे, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, इसलिए वे लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। भाई के साथ भी इन्होंने लेखिका ने कई खेल खेले, जैसे पतंग उड़ाना, मांझा बनाना, ठीक है, इस प्रकार के खेल खेले। लेकिन उस समय लड़कों के खेलने का दायरा घर से बाहर का था। लड़कों को ये अनुमति थी कि वो घर के दायरे से बाहर जाकर भी खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियों को ये अनुमति नहीं थी। उनके लिए ये पाबंदी लगी हुई थी कि वो घर के दायरे से बाहर जाकर नहीं खेल सकती। परंतु उस समय घर का दायरा केवल अपने घर की 4 दीवारी नहीं था, बल्कि पूरा मोहल्ला घर के दायरे के अंदर आता था। पूरे मोहल्ले में लेखिका और अन्य लड़कियां कहीं भी किसी के भी घर जाकर के किसी के भी साथ खेल सकती थीं। तो ऐसा था पास पड़ोस। तो इस प्रकार के कल्चर को पड़ोस कल्चर का नाम दिया गया है कि जहाँ पर आस पड़ोस के सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, परेशानी में साथ खड़े रहते हैं, सारे तीज त्योहार, रीति रिवाज सब साथ मिलकर मनाते हैं, एक के खुशी में सब खुश होते हैं, दुख में सब दुखी होते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इसे कहते हैं पड़ोस कल्चर। तो इसी के साथ अब जैसे जैसे लोगों का प्रस्थान महानगरों की तरफ हुआ, ये पड़ोस कल्चर फ्लैट कल्चर में बदलने लगा। अब मनुष्य शहरों में आकर के फ्लैट तक ही सीमित रह गया। फ्लैट में बंद होने के बाद मनुष्य स्वयं को संकुचित, असहाय और असुरक्षित मानने लगा। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने आप को अकेला पाता है, दुख सुख में वो अपने आप को अकेला पाता है, परेशानी में उसकी रक्षा के लिए कोई उसके पास नहीं होता, तो वो अपने आप को असुरक्षित पाता है। तो ये सारे नुकसान हैं महानगरों की तरफ प्रस्थान करने से, जिसकी वजह से फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है। परंतु पड़ोस कल्चर के अनेकों फायदे हैं, अनेक लाभ हैं, जो लेखिका को अपने पूरे जीवन भर
दिखाई देते रहे। लेखिका स्वयं ये बताती है कि जब वो आगे चलकर उसने अनेक कहानियाँ लिखी और उसकी अनेकों कहानियों के जो पात्र थे वो अधिकतर उसके मोहल्ले के ही लोग थे और उनमें से बहुत कम पात्र थे जो उसके अपने घर के थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में अनेकों पात्र उसने अपनी कहानियों में लिखे। और जब उन पात्रों का वर्णन उसने अपनी कहानियों में किया तो ऐसे वर्णन किया जैसे उन्हें कल ही मिलकर आई हो और अभी उनसे वार्तालाप हुआ हो और वो वर्षों पहले की बात थी। उससे भी ज़्यादा हैरानी तो लेखिका को आश्चर्य तो उस समय हुआ जब वो महाभोज नाम का उपन्यास लिख रही थी और उसमें उसने अपने मोहल्ले के दास साहब को पात्र के रूप में रखा था। ये दास साहब वो व्यक्ति थे जब मोहल्ले में रहते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, बस इतना जानते थे कि वो मोहल्ले में रहते हैं और आते जाते राम राम उनसे हो जाती थी। उनके घर में कौन रहता है इतनी जानकारी थी, लेकिन उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब महाभोज उपन्यास में लेखिका उनके बारे में लिख रही थी तो वो ऐसे लिखती चली जा रही थी कि जैसे मानो कल ही उनसे बात की हो। और ये देखकर तो स्वयं लेखिका भी बहुत आश्चर्यचकित थी, परंतु ये आश्चर्य उसके लिए अत्यंत सुखद भरा था। ये सारा प्रभाव था पड़ोस कल्चर का। तो लेखिका इस पड़ोस कल्चर में अपनी युवा अवस्था प्रारंभ होने तक पड़ोस कल्चर में रही। उसके बाद लेखिका ने शहर की तरफ, महानगरों की तरफ प्रस्थान किया। तो अब बात करते हैं हम 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की आयु एवं योग्यता के बारे में। तो 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी? योग्यता ये थी कि लड़की 16 वर्ष की हो और मैट्रिक पास कर ली हो। यदि 16 वर्ष और मैट्रिक पास कर ली है तो ये मान लिया जाता है कि लड़की ने विवाह की योग्यता को पार कर लिया है, अब उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। तो लेखिका से 2 साल बड़ी सुशीला जो थी, अब वो ये योग्यता प्राप्त कर चुकी थी, तो उसका विवाह कर दिया गया और विवाह करके वो कोलकाता चली गई। लेखिका के दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही अब घर से सारे बच्चे चले गए, केवल लेखिका थी जो घर में अब रह गई थी। इन सभी बच्चों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार लेखिका को अपने वजूद का एहसास हुआ जब पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर आया। अब पिताजी लेखिका से क्या आग्रह करते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगर गृहिणी मतलब घर के कामकाज भी सीखने होते हैं, पाक शास्त्री मतलब खाना बनाना, ये सारे रसोई के कामकाज करना, ये सारे कामकाज भी लड़की को जब सीखने होते हैं, उस समय पिताजी का लेखिका से आग्रह रहता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने से दूर ही रहे। रसोई को वो भटियार खाना मानते थे, यानी रसोई के कामकाज से लेखिका दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। पिताजी के पास कई पार्टियां, संगठन के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती। लेखिका जब चाय पानी नाश्ता लेकर के जाती तो पिताजी उसे भी वहीं बैठकर सुनने के लिए कहते, ताकि उसे भी ये पता रहे कि देश में क्या कुछ हो रहा है। राजनीतिक बातें लेखिका की समझ में आती तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो 40 का दशक था, देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, आए दिन क्रांतिकारी शहीद हो रहे थे, तो जो ये शहीदों की शहादत थी, इसे सुनकर लेखिका का मन ज़रूर दहक जाता था। उसे उनके बारे में सुनकर वो ज़रूर उधर बैठना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी। अब इसके बाद लेखिका आगे आता है कि लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। कौन थी ये शीला अग्रवाल और उन्होंने लेखिका के जीवन में ऐसी क्या भूमिका निभाई? चलिए आगे जानते हैं। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स कॉलेज, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना था, उसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले लिया। अब लेखिका ने मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया और वहाँ पर उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ।
शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका यानी लेक्चरर थी। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय कराया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। लेखिका को पहले से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन उसे पुस्तकों का चुनाव करना नहीं आता था। जो भी पुस्तक मिलती थी उसे वो पढ़ लिया करती थी, परंतु शीला अग्रवाल के संपर्क में आने के बाद उसको पुस्तकों का चयन करना आया। उसकी रुचि किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने में है ये उसे पता चला और सही पुस्तकें उसको चुनना आया और चुन कर के सही पुस्तकें पढ़ना वो शीला अग्रवाल से ही उसने सीखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य के जगत में कई प्रसिद्ध साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने में भी उसकी मदद की और ये सिलसिला शुरू किया था। उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के अंदर उसकी रगों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जोश पैदा कर दिया। उसकी रगों में भी खून खौलने लगा। वो भी अब घर की चार दीवारी में बंद रहकर नहीं, बल्कि बाहर जाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहती थी, जैसे और क्रांतिकारी कर रहे थे, क्योंकि अब वो युवा थी और युवा वर्ग की मांग थी उस समय देश को, जो कि आगे आए और देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दे। अब लेखिका पूरी तरह से तैयार थी और अब यहाँ से शुरू होती है पिताजी और लेखिका के बीच में अनबन। वैसे तो बचपन से ही पिताजी का स्वभाव जो देखा था लेखिका ने, उसकी वजह से वो ज़्यादा पिताजी के संपर्क में नहीं रहती थी। और अब इस बात को लेकर पिताजी ये ज़रूर चाहते थे कि लेखिका को देश में चल रही हर गतिविधि का ज्ञान हो, उसे सारी जानकारी प्राप्त हो, हर चीज़ का उसे पता हो, परंतु वो सब कुछ घर की चार दीवारी के अंदर रहकर। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि लेखिका घर की चार दीवारी से बाहर निकले और बाहर जाकर कोई हुड़दंग या कोई नारेबाजी, हड़ताल, जुलूस में शामिल हो। और लेखिका अब चार दीवारी के अंदर रह नहीं सकती थी। वो बाहर निकलना चाहती थी, जुलूस, हड़ताल और नारेबाजी करना चाहती थी। देश के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उसमें अपनी भागीदारी देना चाहती थी। तो लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करे। जब भी उन्हें इस बात का पता चलता, वे क्रोध में आग बबूला हो उठते थे। कई बार ऐसा होता कि कोई दकियानूसी मित्र आकर उन्हें भड़का जाता और उसको लेकर के वो लेखिका पर भड़क उठते, उसको खड़ी खोटी सुना देते, उसका घर से निकलना बंद करने की धमकी दे देते कि उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यह सुनकर वे बहुत गुस्सा हो जाते, किंतु जब उन्हें पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते हैं तो वे गर्व से भी भर उठते। उसके बाद लेखिका पिताजी को लेखिका के विद्यालय से प्रिंसिपल का पत्र आया और उसमें लिखा था कि आपकी लड़की विद्यालय के अनुशासन को भंग करने का काम कर रही है, तो वो स्कूल से उसे निकालना चाहते हैं। ये पत्र प्राप्त होने पर पिताजी बहुत क्रोधित हुए, बहुत बड़बड़ाए। आज तक किसी बच्चे ने ये मुंह नहीं दिखाया, न जाने वहाँ जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। और भी 4 बच्चे पढ़कर निकले हैं, लेकिन ऐसा समय किसी ने नहीं दिखाया। बहुत बड़बड़ा रहे थे, माँ सुन रही थी और बड़बड़ाते हुए पिताजी प्रिंसिपल के बुलाने पर विद्यालय पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो पिताजी से शिकायत करती है कि आपकी लड़की और 3 लड़कियों के साथ मिलकर जैसे तैसे हम लड़कियों को कक्षा में पढ़ाने के लिए बिठाते हैं और आपकी लड़की की एक आवाज़ में सारी लड़कियां बाहर आके नारेबाजी करने लगती हैं, जुलूस निकालने लगती हैं। आपकी लड़की ने पूरे विद्यालय, पूरे कॉलेज का अनुशासन भंग कर रखा है।
पिताजी आए तो बहुत क्रोध में थे, लेकिन जब प्रिंसिपल की ये बात सुनी तो वो गदगद हो गए। खुशी से फूले नहीं समाये, वो खुश हुए और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि आज के युग को, हमारे देश को ऐसे नेतृत्व करने वालों की ज़रूरत है। वो खुश थे कि उनकी लड़की में नेतृत्व करने का गुण शामिल था। उन्हें पहली बार ऐसा हुआ था जब लेखिका के किसी कार्य से पिताजी इतना खुश हुए थे। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। अब इसके बाद आता है 1947 और लेखिका। वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया। अब इससे पहले लेखिका वहाँ पर सभी जगह, सभी बाज़ार में, हम ये इस तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वहाँ पर बाज़ार में सारा बाज़ार बंद कर दिया गया, सारे विद्यालय बंद कर दिए गए और सारा युवा वर्ग सड़कों पर नारेबाजी करता हुआ नज़र आने लगा। सारे बच्चे जो थे युवा वर्ग के, सभी एक साथ निकलने लगे, जुलूस निकालने लगे, नारेबाजी करने लगे और चौराहे पर पहुंचकर एक एक करके भाषणबाजी करने लगे। तभी पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने लेखिका को वहाँ पर भाषण देते हुए सुन लिया और जाते ही पिताजी को भड़काने का काम करने लगे कि आपकी मत मारी गई है, जो आपकी लड़की वहाँ चौराहे पर लड़कों के बीच भाषणबाजी कर रही है, हमारे घर की लड़कियों को ये शोभा देता है क्या? आपकी अक्ल क्या घास चरने गई है? ऐसा सब कुछ वो दकियानुसी मित्र पिताजी से कह रहे थे और उनके जैसे जैसे उनके बोल बढ़ रहे थे, पिताजी का क्रोध चरम सीमा पर बढ़ रहा था। वो तो चले गए, परंतु पिताजी बुरी तरह से भड़क उठे। अब उनके भड़कने पर जब वो बड़बड़ा रहे थे कि मनु का बाहर निकलना बंद कर दो, अब वो घर से बाहर नहीं जाएगी, इसने मुंह नाक कटा के रख दी है, और जब फिर शाम को इन सब बातों से बेखबर मनु घर में घुसती है तो वो देखती है कि पिताजी के एक और मित्र डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हैं और मनु को देखते ही वो उसका स्वागत करते हैं। आओ आओ मनु, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसको भाषणबाजी करते हुए देख लिया था तो उसकी तारीफ करते नहीं रुक रहे थे और पिताजी से भी कह रहे थे कि भंडारी जी, आप घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकल कर देखिए कितना सम्मान आपकी मनु को मिलता है और कितने आत्मविश्वास के साथ ये इतने लोगों के बीच में भाषण दे रही थी। अब जैसे जैसे वो मनु की तारीफ कर रहे थे, पिताजी का जो गुस्सा था, जो पहले वाले मित्र की वजह से, वो गुस्सा अब धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। तो इस प्रकार उन डॉक्टर्स फिर अंदर जाकर माँ ने लेखिका को दिन में जो मित्र आए थे उस घटना के बारे में बताया, तो मन ही मन लेखिका ने जो डॉक्टर अंबालाल थे उनको मन ही मन धन्यवाद दिया। कई वर्षों बाद जब लेखिका इस बारे में सोचती है तो वो कहती है, लिखती है कि उस समय लेखिका बहुत छोटी थी, उसे ना तो शब्दों का ज्ञान था, तो वो कहती है मैंने क्या ही भाषण दिया होगा, मुझे ना भाषण देने की समझ थी ना शब्दों की समझ थी। लेकिन हाँ, उस समय 40 के दशक में किसी लड़की के द्वारा आगे आकर भाषणबाजी करना, नेतृत्व करना, ये एक बड़ी बात ज़रूर रही होगी। लेखिका बताती है कि पिताजी हमेशा अंतर्विरोधों में रहे, हमेशा वो यश कामना, यश लिप्सा और अपना वर्चस्व बनाने की होड़ में लगे रहे। वो चाहते थे कि धन भी मिले, यश भी मिले, प्रसिद्धि भी मिले, लेकिन लेखिका मानती थी कि ये इन दोनों का रास्ता तो टकराहट का है, ये दोनों चीज़ें एक साथ तो कभी मिल ही नहीं सकती। तो इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हुए लेखिका बताती है कि आगे चल कर के कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया, उस पर यह आरोप लगा दिया गया कि वो लड़कियों को भड़काने का काम करती है। और उस समय लेखिका और ये 3 सहेलियां जो थी, जो लड़कियों को जिनकी एक आवाज़ में सारी लड़कियां आ जाती थी, ये उस समय 3rd ईयर में थे। तो कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की सारी कक्षाएं बंद कर दी ताकि कोई भी हुड़दंग शीला अग्रवाल को निकाले जाने की वजह से ना हो। लेकिन कॉलेज से बाहर रहकर भी खूब हुड़दंग मचाया, खूब हड़तालें की, खूब जुलूस निकलवाए और अंत में निर्णय लिया गया कि 3rd ईयर की क्लासेस कॉलेज वालों को दोबारा शुरू करनी पड़ी।
तो ये एक खुशी थी क्योंकि वो अपने कार्य में लेखिका और उनकी सहेलियाँ जो थी थर्ड ईयर की, वो सभी अपने कार्य में सफल हो गई थी। परंतु उसी के बाद सदी का सबसे बड़ा दिन आ गया 15 अगस्त 1947। जी हाँ, ये वो दिन था जिसका हर भारतीय को इंतज़ार था। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें आज़ादी प्राप्त हुई। अनेकों क्रांतिकारियों, अनेकों भारतीय सैनिकों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए, उनका सपना साकार हुआ और वो सारा युवा वर्ग जो देश के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल था, उन सब को कामयाबी मिली, सफलता मिली और देश की आज़ादी की जो खुशी थी उसके आगे थर्ड ईयर की कक्षाएं दोबारा चालू कर देने वाली खुशी जो थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। तो इस प्रकार जो लेखिका थी उसने अपने जीवन को पूरे आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जिया, अपने मन की उसने शीला अग्रवाल का महत्व उनके जीवन में क्या रहा, पिता का वर्तमान क्या था, पिता का अतीत क्या था, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था और पड़ोस कल्चर, फ्लैट कल्चर, इनके बारे में, और 40 के दशक में लड़कियों की क्या योग्यता मानी जाती थी लड़कियों के विवाह की, और पिताजी का लेखिका के प्रति क्या आग्रह था। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रश्न अधिकतर इस पाठ से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ था। एक कहानी यह भी, मनु भंडारी लेखिका थी। इस पाठ को आत्मकथ्य के रूप में उन्होंने लिखा है। अपने जीवन के कुछ खास पहलुओं का वर्णन, कुछ खास लोगों का वर्णन, कुछ खास व्यक्तित्व का वर्णन उन्होंने किया है जिसका प्रभाव वो मानती हैं कि उनके जीवन पर पड़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई भी भाग पाठ का ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, आप दोबारा पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।